गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर श्याम कुमार मौर्य, बीएड प्रथम वर्ष, कोर्स 4 लैंग्वेज क्रॉस द करिकुलम के अंतर्गत आज हम आप लोगों को यूनिट 2 के अंतर्गत टॉपिक 5 पढ़ाएंगे। आज का मेरा टॉपिक है स्कूली विषय की भाषा सिखाने एवं संप्रेषण के रूप में अंतर। ठीक है, इसको कहते हैं डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एज ए स्कूल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज एज ए मीन्स ऑफ लर्निंग एंड कम्युनिकेशन। भाषा अधिगम क्या है या भाषा अधिगम किसे कहते हैं, आज सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे। भाषा अधिगम से तात्पर्य बालक भाषा के अनुभव, व्यवहार तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप परिवर्तन लाना है। यह जो हम आप लोगों को भाषा अधिगम करा रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोगों के अंदर जो परिवर्तन लाना है, यही भाषा अधिगम है। भाषा कौशलों पर अधिकार प्राप्त कर उनका परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग तथा व्यवहार करना है। यह जो आप लोग भाषा अधिगम कर रहे हैं, भाषा को सीख रहे हैं, इसके जो कौशल हैं, आपको कहाँ पे इसका प्रयोग करना है, इसके बारे में आप लोग को बताएंगे। भाषा अधिगम कौशल केंद्रित प्रक्रिया है। बालकों को भाषा सिखाते समय उनके भाषा के लक्ष्यों एवं कौशलों का भी ध्यान दिया जाना चाहिए। भाषा को संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। भाषा अधिगम में हम देखते हैं कि 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे भाषा को आसानी पूर्वक सीख लेते हैं। ये जो अधिगम का समय है 3 से 5 वर्ष तक है। इस अवस्था के दौरान जो भी बच्चे को भाषा सिखाया जाता है, उस भाषा को आसानी पूर्वक सीख लेते हैं। इसका कारण बच्चों में अनुकरण की अधिक प्रवृत्ति होती है। सिखाने की क्षमता कम उम्र के बच्चों में अधिक पाई जाती है। इस अवस्था में बालक में संकोच की स्थिति बहुत कम होती है। भाषा ग्रहण की सहज प्रवृत्ति अधिक होती है। यह जो अवस्था है 3 से 5 वर्ष तक की, इसमें हम बच्चे को जो भी सिखाएंगे, बच्चा जो है उस भाषा को आसानी पूर्वक सीख लेता है, जिसके कारण बालकों में भाषा ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। बालक में भाषा अर्जन करने की सहज प्रवृत्ति का होना और बालक का सामाजिक परिवेश दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। किसी भी विषय या भाषा को सिखाने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक होता है। अगर बच्चे में प्रेरणा नहीं रहेगी भाषा सीखने के प्रति, तो वह बालक जो है भाषा सीखने में काफ़ी समय लगाएगा। बिना प्रेरणा के बालक कुछ भी नहीं सीख सकता है। अभिरुचि तथा प्रेरणा सीखने में महत्वपूर्ण कारक हैं। भाषा भावों विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है। बालक भाषा को परिवार में, विद्यालय में तथा पास पड़ोस के माध्यम से भाषा को सीखता है। भाषा शिक्षण प्रक्रिया। भाषा शिक्षण प्रक्रिया मुख्य रूप से औपचारिक साधन है। भाषा शिक्षण के द्वारा छात्रों में भाषा का कुशलतम ज्ञान कराया जाता है। शिक्षण का अर्थ भाषा की संकल्पना कौशल प्रधान विषय के रूप में होना चाहिए।
भाषाई कुशलता के संदर्भ में 4 कौशलों का जो क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल हैं और सभी बच्चे इसी क्रम में अपनी भाषा शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। भाषा शिक्षण का दायित्व मुख्यतः अध्यापक का होता है। ये जो भाषा शिक्षण है उसका दायित्व अध्यापक का होता है कि वह बच्चे को किस तरह से भाषा सिखाएं। अध्यापक छात्रों की योग्यता, रुचि और आवश्यकता के अनुसार पाठ्य सामग्री का सुव्यवस्थित उपयोग करके भाषा को सिखाएगा। शिक्षक शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए वह अपनी दृष्टि छात्रों पर केंद्रित करता है। जैसे जब हम आप लोगों को पढ़ाते हैं तो हमारी दृष्टि है आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहती है कि आप लोग कहीं कहीं कोई जो है शरारत तो नहीं कर रहे हैं। अधिगम के लिए समुचित मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिवेश की आवश्यकता होती है। यदि आपको अधिगम करना है तो उसके लिए अच्छे माहौल की आवश्यकता पड़ती है। भाषा अध्यापक शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। भाषा सिखाई जाने वाली सामग्री छात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। विशिष्ट संदर्भों में अनुकूल शब्दों, वाक्यांशों तथा सरल शब्दों का पहले चयन करना चाहिए। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण युक्तियों के तकनीकों का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। जो भी भाषा के अध्यापक होते हैं उनको उन सभी शिक्षण युक्तियों का ज्ञान होना चाहिए कि जिस भाषा का के माध्यम से वे बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं। विद्यार्थी अधिगम तथा भाषा शिक्षण के उद्देश्य। बालकों के व्यवहार में जो हमें परिवर्तन दिखाई देता है भाषा के अधिगम के माध्यम से ही होता है। कोई विषय वस्तु क्यों न हो उसको जानने समझने के लिए हम लोग मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। बालक में मातृभाषा के आदान प्रदान के बाद जब उसमें परिपक्वता आती है तब हमें अन्य विषयों का शिक्षण करवाना चाहिए। बच्चे को सबसे पहले मातृभाषा का अध्ययन करवाना चाहिए। मातृभाषा को जब वह भली प्रकार से सीख जाएगा तब इसके बाद हमें अन्य भाषा या अन्य विषय का प्रयोग का शिक्षण करवाना चाहिए। शिक्षण अधिगम चाहे अनुकरण के द्वारा किया जाए अथवा सुनकर किया जाए या पुस्तकों से पढ़कर किया जाए, हमारा उद्देश्य होता है कि विद्यार्थी अधिक से अधिक अधिगम करें और जो उनके भाषा शिक्षण हैं, भाषा अभिरुचि हैं, उनमें परिवर्तन लाए। किसी भी विषय के शिक्षण को 3 भागों में बांटा गया है: संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। ये 3 उद्देश्य बताए गए हैं। संज्ञानात्मक उद्देश्य में किसी घटना को संज्ञान में लिया जाता है। जैसे कहीं पर कोई दुर्घटना हो गई, कहीं पर चोरी हो गई। अब हम छोटे बच्चों को संज्ञान में लेने के लिए किसी एप्पल को दिखाएंगे या बनाना को दिखाएंगे तो बच्चा क्या करेगा, इस तरह की आकृति को अपने संज्ञान में ले लेगा कि इस तरह का जो फ्रूट्स होता है, जो फल हैं, यह बनाना है या एप्पल है। जब हम दोबारा उसको दिखाएंगे और पूछेंगे तो बताएगा कि यह एप्पल है या बनाना है, तो उसका संज्ञानात्मक उद्देश्य वह ग्रहण कर लिया है। भावनात्मक उद्देश्य घटना के बाद जो परिवर्तन दिखाई देता है उसे हम भावनात्मक उद्देश्य कहते हैं। जैसे दुर्घटना में हुई लोगों को मृत्यु, मान लीजिए कि दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई है, तो हम क्या करेंगे, हम उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं। इसको हम भावना प्रवृत्ति या अभिवृत्ति के भी नाम से जानते हैं। अब भावनात्मक उद्देश्य में क्या होगा कि जब हम छोटे बच्चों को एप्पल या बनाना का को दिखाएंगे तो वह क्या करेगा, जब उसको टेस्ट करेगा तो टेस्ट में कैसा है,
उसकी वह आकृति को जानेगा तो उसका क्या होगा, उसके प्रति लगाव हो जाएगा कि एप्पल जो है मीठा होता है, जो बनाना होता है इस तरह का होता है, यह भी मीठा होता है। तो उस तरह वह भावनात्मक उद्देश्य से जुड़ जाएगा। जब कहीं वह देखेगा तो क्या करेगा, वह बनाना को या सेव को से उसका जो भावनात्मक उद्देश्य है उसका कहीं न कहीं उसकी वृद्धि होती जाती है। क्रियात्मक उद्देश्य में व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत आता है। जो क्रियात्मक उद्देश्य है यह व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत आता है कि बच्चा सबसे पहले तो वह केला या जो होता है बनाना होता है या जो एप्पल होता है उसको तो जानता नहीं था, लेकिन वह बार बार उसको संज्ञान में लिया, उसको भावात्मक उद्देश्य को लिया। अब क्रियात्मक उद्देश्य के अंतर्गत वह उसका प्रयोग करना सीख गया कि यह जो है ऐसा होता है। आगे हम चलते हैं, स्कूली विषय की भाषा सीखने व संप्रेषण की भाषा में क्या अंतर है। स्कूली विषय की भाषा विद्यालयी भाषा बड़े विस्तृत क्षेत्रों तक प्रभावित करती है। जो स्कूली विषय की भाषा होती है यह जो है विस्तृत क्षेत्रों तक प्रभावित करती है। सीखने व संप्रेषण की भाषा होती है जो स्थानीय स्तर तक प्रभावित करती है। स्कूली विषय की भाषा विज्ञान के अंतर्गत शोध होने की रहने तक की संभावना रहती है। जो स्कूली विषय की जो भाषा है इस पर हम कोई शोध या रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन जो सीखने व संप्रेषण की जो प्रक्रिया या भाषा होती है इसका अधिगम स्तर व्याकरण बद्धता नियम तक होता है। स्कूली विषय की जो भाषा होती है यह रोजगार परक भाषा होती है और जो है यह रोजगार हेतु कम संभावना होती है। स्कूली विषय की जो भाषा होती है यह औपचारिक भाषा के रूप में सीखी जाती है और जो सिखाने व संप्रेषण की भाषा होती है यह अनौपचारिक रूप से भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। स्कूली विषय की भाषा यह हमारे कामकाज की भाषा है, देश विदेश तक उपयोग में इसका प्रयोग करते हैं और साथ ही साथ यही मानक भाषा व्यवहार में लाई जाती है। जबकि सीखने व संप्रेषण की भाषा होती है राजकीय भाषा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह हुआ स्कूली विषय की भाषा तथा सिखाने व संप्रेषण की भाषा में अंतर। अब हम आगे पढ़ते हैं, संप्रेषण कौशल का विकास। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एवं छात्र आमने सामने होते हैं। शिक्षण के दौरान संप्रेषण के माध्यम से एवं कौशल की सहायता से तथा सभी पाठ्य वस्तु को छात्रों तक पहुंचाना शिक्षण की प्रभावशीलता संप्रेषण की क्षमताओं पर निर्भर करता है। यदि संप्रेषण अच्छा हुआ तो बच्चे का जो संप्रेषण, जो बच्चे भाषा शिक्षण सीखते हैं उसके ऊपर संप्रेषण का प्रभाव पड़ेगा और बच्चे उसको आसानी पूर्वक अच्छे ढंग से सीख सकेंगे। अध्यापक शिक्षण के अंतर्गत आसान और सरल विधि का उपयोग करता है जिससे छात्रों के संप्रेषण में कौशल का विकास होता है। कौशल के विकास के लिए पृष्ठपोषण विधि, जिसको हम फीडबैक डिवाइस के नाम से जानते हैं, इसका हम हमेशा या बराबर उपयोग करते रहते हैं। कोई भी बच्चे को जब हम सिखाते हैं भाषा तो बच्चा जब कुछ भी अपना अभिव्यक्ति व्यक्त करता है तो हम उसको फीडबैक देते हैं, शाबाश, बहुत अच्छा, और अधिक सीखने का प्रयास करो। तो बच्चा कहीं न कहीं इससे प्रभावित होता है और भाषा संप्रेषण के लिए उत्प्रेरक होता है और सीखने का प्रयास करता है और अपने इस संप्रेषण कौशल के विकास में वृद्धि करता है। तो आज के साथ मेरा यह टॉपिक समाप्त होता है। हम पुनः मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।